नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने आम बजट पर कहा कि अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव का करेगा निर्माण। बजट गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को करेगा पूरा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आम बजट को बताया किसान हितैषी। कहा कि बजट में इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की है शुरुआत। जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष 6,500 से अधिक किसानों से 3,36,000 क्विंटल खरीदा धान। कृषि विभाग ने कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए 23 मंडियां की स्थापित। कृषि विभाग के निदेशक ने बताया कि जम्मू कश्मीर किसानों की आय के मामले में तीसरे स्थान पर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में एक बार फिर से अचानक मौसम में आया बदलाव। एक बार फिर 5 फरवरी तक सताएगी ठंड। फसल को लेकर अलर्ट रहे किसान। और अब समाचार विस्तार से। संसद में बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के प्रमुख बिंदुओं के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई है। श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और आदिवासी भाई बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा। ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए
2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास से हमारे करोड़ों विश्वकर्माओं को जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा। इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आम बजट को किसान हितैषी बताया है। कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। बजटीय प्रावधानों से खेती किसानी को किस तरह से प्रोत्साहन भी मिलेगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से। केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2023-24 का आम बजट इसका जीवन प्रतिबिंब है। बजटीय प्रावधान और कृषि पर किए गए प्रावधानों के विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, किसानोन्मुखी बजट अगर हम इसको कहें, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जब भी बजट आया है तो कृषि के पक्ष को बहुत ही गंभीरता से ध्यान दिया गया है और इस बार भी कृषि एवं कृषि शिक्षा का बजट ये 1,25,000 करोड़ रुपए का है। मैं समझता हूँ कि गत वर्ष से बढ़ोतरी भी अधिक है और इस बार विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आवश्यक महसूस किया जा रहा है। इससे कृषि उन्नत कृषि के रूप में भी तब्दील होगी और लागत में भी निश्चित रूप से कमी आएगी। फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता भी अच्छी होगी और इसलिए टेक्नोलॉजी को मोदी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है। इस टेक्नोलॉजी
में मदद करने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार रखा गया है। हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर काम कर रहे थे। उसके लिए बजट हमारे पास पिछले बार 70 करोड़ था, प्रारंभिक अवस्था में वो था। अब बजट में आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को स्वरूप दिया गया है और 450 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन हम प्राकृतिक खेती पर भी काम करें और इसके लिए निश्चित रूप से 460 करोड़ रुपया रखा गया है। केसीसी के माध्यम से जो ऋण मिलता है उसमें पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, कृषि करने वाले किसान हो, इसकी सीमा को भी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है। कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज मिलेट्स का नया नाम बजट में उल्लेख हुआ है, श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न रागी। इसको प्रमोट करने के लिए और वैश्विक हब बनाने के लिए निश्चित रूप से सभी प्रयत्न किए जाएंगे और हमारा जो मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है उसको एक्सीलेंस सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 20 लाख करोड़ का मामला हो या 2200 करोड़ रुपए बागवानी के लिए हो या किसान संपदा योजना, जो मत्स्य संपदा योजना उसके लिए 6000 करोड़ रुपए या श्री अन्न योजना, ये तमाम तरह की योजनाएं भविष्य में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के साथ एक उदयमान राष्ट्र के प्रतीक बनाने में कितनी मददगार होगी। जो मूल हमारी प्रधानता है उस प्रधानता को ताकत देना ये एक हर अच्छी सरकार का फर्ज है। इसलिए चाहे फसल का मामला हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का मामला हो, चाहे मिलेट्स का मामला हो, चाहे पशुपालन और फिशरीज का मामला हो, सभी दिशाओं में एक साथ प्रयास किए गए हैं। आम बजट 2023-24 में किए गए बजटीय प्रावधानों में न केवल देश के अन्नदाता को केंद्र बिंदु में रखा गया है, बल्कि वित्तीय प्रावधान कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के विकल्प भी सुझाए गए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री ने साल 2023 और 24 के लिए पेश किए बजट में समाज के हर वर्ग का खास ख्याल रखा है। देश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में कई कदम उठाए गए हैं। देश के अन्नदाता किसानों के लिए इस बजट में कई योजनाएं और प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश अमृतकाल के बजट में साल 2023 और 24 में देश के विकास की रूपरेखा पेश की, जिसमें आम नागरिक का खासा ख्याल रखा गया। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्ज की घोषणा की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 60,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण इलाके में उद्यमिता बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास के अलावा मिलेट का ग्लोबल हब बनाने के लिए श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि कर्ज लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। साथ ही युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थाओं को 15% टैक्स का लाभ और शुगर कोऑपरेटिव को 10,000 करोड़ रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। वहीं गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। पार्लियामेंट इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के कल्याण के लिए एक मिशन की घोषणा की। इस मिशन के तहत इन समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। आम बजट में जनजातीय समुदाय के लिए किए गए विशेष बजटीय प्रावधानों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय जनजातीय मामलात के मंत्री अर्जुन मुंडा से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट 2023-24 में जनजातीय समुदाय के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनजातीय मामलात मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा। सर, जिस तरह से बजट में हम देखते हैं बजटीय प्रावधान जनजातीय समाज के और कल्याण और विकास को एक तरह से रेखांकित करते हैं, किस तरह देखते हैं इस बजट को?
ये बजट बहुत ही उत्साहवर्धक है। ट्राइबल अफेयर्स के लिए तो खास तरीके से ट्राइबल्स एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए और ट्राइबल्स के सभी क्षेत्रों में समानुपातिक प्रगति हो, इसके लिए। अगर बात करें बजटीय प्रावधान में जनजातीय समुदाय की शिक्षा की, तो इसके लिए भी अलग से प्रावधान किए गए। तो किस तरह भविष्य में शिक्षा के जरिए एक नई रोशनी का उजियारा हम जनजातीय समुदाय में देखेंगे? हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 38,800 शिक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट में घोषणा किया। इससे क्वालिटी एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स को मिलेंगे और इस योजना के माध्यम से गुणवत्ता आधारित जब छात्र वहाँ से उभर करके आएंगे तो यह राष्ट्रीय योगदान करने में सफल होंगे। जनजातीय समुदाय की अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में जागरूकता की कमी के चलते कई तरह की बीमारियां रहती हैं, लेकिन बजटीय प्रावधान में इसके लिए अलग से वित्तीय प्रावधान किए गए। तो किस तरह देखते हैं स्वास्थ्य के जरिए स्वस्थ और सेहतमंद जनजातीय समुदाय? देखिए, एक बात की तरफ ध्यान नहीं जाता है लोगों का कि जेनेटिकली वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ट्राइबल एरिया के कुछ इस तरह के प्रॉब्लम जिस पर इस सरकार ने इनोवेशन के साथ प्रारंभ करने के बारे में लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस योजना के माध्यम से हम एक बड़ा डेटा बैंक बनाएं और प्री काउंसलिंग करें एंड पोस्ट काउंसलिंग करें और उसका सॉल्यूशन दें। प्री काउंसलिंग से कुछ समस्याएं दूर हो सकती है और पोस्ट काउंसलिंग से जो सतर्कता और जो दवा निरंतर लेना चाहिए उसके बारे में, और क्योर करने के मामले में जो नए रिसर्च हो रहे हैं उसके साथ इसको कैसे जोड़ा जाए। जनजातीय समुदाय की अगर बात करें तो पारंपरिक जो इनकी कार्य प्रणाली है उसके साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करना और जनजातीय समुदाय की संस्कृति को जीवंत रखना सरकार के एजेंडे में और ये बजटीय प्रावधान में साफ तौर पर देखने को मिला। किस तरह देखते हैं रोजगार और इनकी संस्कृति को जीवित रखने के प्रावधान? जनजातीय विकास मिशन के माध्यम से हम बंधन केंद्र के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, उनके आर्टिजन्स के, उनके प्रोडक्शन के, उसके जो प्रोड्यूस है उसके अब पूरा मार्केटिंग करने की योजना को लेकर साथ में चल रहे हैं। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना कि आम बजट 2023-24 में पेश किए गए बजटीय प्रावधान में एक और जहां जनजातीय समुदाय को केंद्र बिंदु में रखा गया है, वहीं दूसरी ओर इस वर्ग के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के प्रावधान किए गए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने पिछले वर्ष 6,500 से अधिक किसानों से 3,36,000 क्विंटल धान खरीदा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभाग ने कृषि उत्पादों को उचित मूल्य पर खरीदने के लिए 23 मंडियां स्थापित की। कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर किसानों की आय के मामले में तीसरे स्थान पर है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में एक बार फिर से अचानक मौसम में बदलाव आ गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान के अनुसार बुधवार की सुबह से ही तेज पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। बसंत पंचमी के साथ खिली धूप के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन अब तेज पछुआ हवा के कारण एक बार फिर से लोग ठंड का एहसास करने लगे हैं और अगले 5 फरवरी तक मौसम में और गिरावट होगी। इसके मद्देनजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा एडवाइजरी जारी अलर्ट किया गया है। पूर्व अनुमान की अवधि में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और इसके मद्देनजर किसानों को सलाह दी जा रही है कि शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए हल्दी एवं ओल की तैयार फसलों की खुदाई प्राथमिकता से करें। और आज पूरी दुनिया में विश्व अर्धभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। पहली बार 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड यानी कि नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड जंतु ही नहीं बल्कि
पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं धरती पर प्राकृतिक पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं। इनकी वजह से हमें दुनिया भर में चरम जलवायु घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इन बदलावों से कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश आने से बाढ़ आ जाती है, तो कहीं बेहद कम बरसात होने से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में धरती पर मौजूद प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना बेहद अहम हो जाता है। इसी दिशा में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। इसे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। दरअसल 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पर हस्ताक्षर हुए थे। इस कन्वेंशन पर ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुए थे। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस को पहली बार 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड एक ऐसी भूमि होती है जो या तो जल से ढकी हो या जिसकी सतह के नजदीक हमेशा जल मौजूद हो। वेटलैंड में पूरा साल या साल के ज्यादातर समय जल मौजूद रहता है। इसमें बाढ़ वाले मैदान, दलदल, तालाब और मानव निर्मित वेटलैंड भी शामिल हैं। जैव विविधता के अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वेटलैंड्स जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वेटलैंड्स पानी को प्रदूषित होने से भी बचाते हैं। दुनिया भर के वेटलैंड्स में पक्षियों और जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। वेटलैंड्स में पौधों का भी एक समृद्ध तंत्र होता है। वेटलैंड्स में कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। वेटलैंड्स एक तरह के प्राकृतिक स्पंज का काम करते हैं। वेटलैंड्स बारिश और बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को सोखने का काम करते हैं। वहीं शुष्क महीनों में वेटलैंड्स नदियों के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं। अगर भारत के वेटलैंड्स की बात करें तो भारत की कुल 75 वेटलैंड साइट्स रामसर साइट्स में शामिल हैं। पिछले 9 साल में भारत के 49 वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। भारत की 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि रामसर साइट्स के अंतर्गत आती है। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट सुंदरबन वेटलैंड है। इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन रखा गया है। इसी दिशा में काम करते हुए हमें वेटलैंड्स को पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी मुसीबतों से बचाना चाहिए। साथ ही वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर और जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि प्राकृतिक पर्यावरण के इन अहम हिस्सों को संरक्षित कर ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। बुधवार को बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। लालसोट और जयपुर मंडी में बाजरे के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दहेगाम और हाथरस मंडी में नरमी रही, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 31 जनवरी को बाजरे का भाव रहा 2612 रुपए। 1 फरवरी को उसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 2607 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 जनवरी और 1 फरवरी को बाजरा 1750 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यह 31 जनवरी को बाजरे का भाव था 2202 रुपए। 1 फरवरी को इसके सौदे 85 रुपए मजबूत होकर 2287 रुपए पर हुए। लालसोट मंडी में 31 जनवरी को बाजरे का भाव रहा 2210 रुपए। 1 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2220 रुपए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली। 31 जनवरी को यहां हाइब्रिड बाजरे का भाव था 2360 रुपए। 1 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 2350 रुपए पर हुए। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर रहा था।
यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1000 हेक्टेयर पीछे है। बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार में 1,30,000 टन की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 27 जनवरी तक 22,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 31 जनवरी को सफेद ज्वार का भाव रहा 4,500 रुपए। 1 फरवरी को इसके सौदे 250 रुपए मजबूत होकर 4,750 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही जसदड़ मंडी में सफेद ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 जनवरी को सफेद ज्वार का भाव था 4,825 रुपए। 1 फरवरी को इसके सौदों में 550 रुपए का उछाल आया और भाव 5,375 रुपए पर जा पहुंचा। जम्बूसर मंडी में 31 जनवरी को ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए। 1 फरवरी को इसके भाव में 600 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,800 रुपए पर। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहाँ 31 जनवरी और 1 फरवरी को ज्वार 3,750 रुपए पर बिकी। वही बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर, भाजपा ने आज नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। प्रेस वार्ता में बताया गया कि नागालैंड में भाजपा का एनडीपीपी के साथ गठबंधन रहेगा, जिसके एनडीपीपी 40 और भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने 12 विधायकों में से 11 को दोबारा टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में अकेले ही लड़ने का फैसला किया है। पार्टी राज्य की 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा की गई। गौरतलब है कि नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 27 फरवरी को होगा। नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक खंड की 5 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से गोरखपुर, बरेली, झांसी और कानपुर में चल रही है। 5 सीटों पर कुल 63 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मुस्लिम महिलाओं की तलाक लेने वाली प्रक्रिया खुला को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि खुला के तहत विवाद संबंध खत्म करने के लिए किसी महिला को शरीयत परिषद जैसी किसी निजी न्यायिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। वह इसके लिए परिवार अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। संसद में पेश हुए आम बजट के बाद देश भर से विशेषज्ञों की राय सामने आ रही है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज स्कोप के महानिदेशक अतुल सोपती ने आम बजट को अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी प्रभाव वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे भारतीय पब्लिक इंटरप्राइज के विकास में बल मिलेगा। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव के कारण तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में लगातार तेज बारिश हो रही है। नागपट्टिनम में भारी बारिश के कारण जिले के स्कूल और कॉलेज में आज छुट्टी घोषित की गई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।